हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी जो यूपी कांस्टेबल की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें आज का जो हमारा सेट है मैथ्स के लिए वो प्रैक्टिस नंबर 10 है। अब आपके मन में एक सवाल आता हो अगर कि सर मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ। बेटा प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आपको आती हुई चीज़ें पहले तो भूल जाएंगी। दूसरी चीज़ें हैं कि प्रैक्टिस, जैसे आपने कोई सवाल लगाया है वही सवाल यहाँ प्रैक्टिस में आ गया, तो जब आप सवाल लगाएंगे तो आपका अप्रोच मेरा अप्रोच अलग होगा। आप देखिए कौन सा बेस्ट है, जो बेस्ट हो वो आप जो अडॉप्ट करिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप देखिएगा कि सवालों को कितनी जल्दी करना होता है। मतलब बहुत सारी कंसेप्ट अगर भूल गए हो तो आप कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। मतलब कि अगर ये कह दें कि सर मैं भूल जाता हूँ पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपकी जो भूलने की कमी है ना, तो मैं उसी को ठीक करने आया हूँ इस प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। अगर आप जितने 20-22 प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, अगर आप 20-22 देख लीजिए तो पुलिस में आपके 1 नंबर भी कटने वाले नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 7/19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है। 7/19। तो मुझे इतना पता है कि अगर ये जो लिखा है कह क्या रहा है कि 7/19 लिखा है बेटा, अगर मैं एक कम कर दूं तो ये नंबर किससे भाज्य होगा। तो 7 के पहले तो इसका मतलब है कि 7/19 - 1 एक संख्या है। जैसे मैंने क्या लिखा देखो, 2/5 या मैं लिख दूं 2/3 - 1 लिखा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -1, जो 8 - 1 किया तो 7, इसका मतलब एक संख्या आई। अब पूछे किससे विभाज्य है, तो आप कहेंगे 7 एक अभाज्य संख्या। वैसे ही 7/19 - 1 ये पूरी एक संख्या है, ये किससे विभाज्य है आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है ना, और जहां ऐसा दिया है जहां n क्या है, n विषम है, n क्या है विषम है, तो n बराबर, तो a माइनस b हमेशा एक फैक्टर होगा, हमेशा एक क्या होगा, फैक्टर होगा, अर्थात गुणनखंड होगा। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात। तो अब यहीं पे देखिए कि मैंने क्या किया कि a की पावर n माइनस b की पावर, इसको मैं 19 लिख सकता हूँ। a की पावर कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे यस सर। तो मैंने कहा a की पावर n माइनस b की पावर n, तो a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू b है, मतलब कि a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो मैं कहूँगा इसका एक फैक्टर a माइनस बी बनेगा, अर्थात 7 - 1 इसका एक फैक्टर बनेगा। तो कितना बन जाएगा 6। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है कि जब अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो गया तो आपने सीखा क्या कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n अगर लिखा है तो उसका हमेशा एकमात्र फैक्टर होगा। अगर n विषम है तो, अगर सम होगा तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों बनेगा। अगर विषम है, क्या मैंने कहा कि जहाँ n विषम है, n क्या है विषम है, तो a माइनस बी हमेशा एक फैक्टर बनेगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सरल कीजिए किसको, इसी को। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमेशा याद रखो कि जब बॉडमॉस रूल लगाते हैं तो 3 प्रकार के ब्रैकेट हमको देखने को मिलते हैं। एक तो हम तो क्या सबसे छोटा ब्रैकेट, एक होता है मिडिल ब्रैकेट, और एक होता है ग्रेटर जो सबसे बड़ा वाला होता है। तो जहाँ पे भी सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर मिडिल को, फिर इसको। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि बॉडमॉस का मतलब ही होता है, बॉड मास का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कौन से सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे छोटा वाला, फिर डिवीजन जहां होगा वो करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसका एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब ये हमें क्रम फॉलो करना होता है, ठीक है ना। लेकिन अब इतनी बात जान जाने से आप सवाल नहीं कर पाएंगे, सवालों की प्रैक्टिस के थ्रू चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। चलिए, लेकिन ये बात बेसिक है कि सबसे ऐसा क्यों करते हैं, तो बॉडमॉस रूल कहता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये है तो ये वाला ब्रैकेट लगा, ये लगा, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि 5 3 8.9। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करूँगा तो 7.1 माइनस 8.9 है। तो यहाँ पे जब सॉल्व किया मैंने तो क्या मिल गया, तो यहाँ पे देखो 9 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 8, और 8 में 7 गया, 1.8 बच गया, वो भी किस में, माइनस में। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मैंने इसको सॉल्व किया माइनस का 1.8 आया। आप कहेंगे ये सर आ गया। जब ये अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर जाकर क्या करेगा, प्लस कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी बात ध्यान सुनिए। अब मैं एक स्टेप लिख देता हूँ कि 0.9 माइनस, अब हमारा छोटा ब्रैकेट फिनिश हो गया। छोटे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है माइनस का, ये बाहर हो गई प्लस। इसका अंदर 2.3 माइनस 3.2
और ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1.8 आ जाएगा। अब हमें हमारा फोकस कहाँ होगा, इसको सॉल्व करने का, इस वाले ब्रैकेट को। इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे रहने देंगे। तो 0.9 लिखा है माइनस, मैं ये कहता हूँ कि ये प्लस है, ये प्लस है ना, ये प्लस है। तो 8 3 11 के 1 हासिल 1 है ना, और 2 1 3 4, 4.1। आप ब्रैकेट ऐसे लगाए रखिए अभी, क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है, प्लस लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। और माइनस का 3.2 है। जब इसको मैं करूँगा यहाँ पे सॉल्व करूँगा, तो मैं कहता हूँ 11 में से मतलब कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9 आ जाएगा, वही 0.9 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.9, और इस ब्रैकेट को जब मैंने सॉल्व किया तो 0.9 आया, और 0.9 किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो ये माइनस और प्लस कैंसिल होगा, तो फाइनली आंसर मुझे क्या मिलेगा बेटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। हालांकि यहाँ डिवीजन वगैरह कुछ था ही नहीं, तो सिंपली में सिर्फ ब्रैकेट को ही सॉल्व करना था और कुछ करना नहीं था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है कि 5 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि बॉडमास रूल क्या कहता है बेटा, बॉडमास रूल क्या कहता है। तो आप कहेंगे सर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं थोड़ा सा। क्या बदलती हैं, अब देखिए जैसे लिखा है कि 5 डिवाइड बाई 5। अब इसी को ना ऑफ लिखा होता है, तो मतलब 5 जब ऑफ लिखा रहेगा तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 5 गुणे 5। अब आप इसको अलग से मत लिखो, आप कहोगे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25। सवाल ऐसे बदल जाएगा। इंटू, अब देखो 5 इंटू 5 अपान 5 है, तो ये इसके साथ सॉल्व होगा पहले, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, का लगा, जहाँ का लगा होता है पहले सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि 25 और डिवाइड बाई क्या है 5 है, का सरलतम मान हमसे पूछेगा तो 5 बटे क्या करेंगे बेटा 25 करेंगे, इंटू 25 बटे क्या कर देंगे 5 करेंगे। ये यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर। आप बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो मतलब कहने का है कि ऑफ कहीं इंग्लिश में लिखा रहेगा तो ऑफ लिखा रहेगा या का लिखा रहेगा, ना समझ में आएगा तो ऑफ देख लेना। जब वहाँ पे फिर हमारा डिविजिबिलिटी नहीं लगता, पहले ऑफ वाला हम सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवीजन रूल लगाएंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2/3, 3/4 था, 5/6 का लासा ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो 2 3 5 का हम एलसीएम निकालेंगे, ध्यान देना। 2 3 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता है, और 3 4 6 का जब एलसीएम, तो आपको पता है कि जब भी कोई भिन्न दी है, ये नंबर सारे जैसे लिखे हैं वो क्या हैं, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। आप कहेंगे सर ये जो नंबर लिखे हैं ना ये भिन्न के फॉर्म में है, अर्थात फ्रैक्शन के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में, फ्रैक्शन, भिन्न के फॉर्म में है। तो आप कहेंगे क्या कि जब किसी भिन्न का हम एलसीएम निकालते हैं ना, तो भिन्न का जब एलसीएम निकाल लें, आप जानते हैं किसी भिन्न में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है अंश होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, हर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो एलसीएम अगर हम निकाल रहे हैं किसी भिन्न का, अगर हम यहीं पे कह दें किसी भिन्न का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, क्या एलसीएम, तो हम कहेंगे कि अंश का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो मैंने आपको बताया है, इसका मतलब इस सवाल में अंश में क्या है 2 3 5 है, और हर में क्या है 3 4 6 है, 3 4 6 है। तो आप मेरी बात ध्यान से समझिए, 2 3 5 का जब एलसीएम लेंगे तो दो ये सभी क्या है, आपस में को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब जो भी एलसीएम होगा उनका क्या बनेगा, उनका प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 6 पंचे 30, क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ की बात करेंगे 3 4 6 में, 3 4 6, 3 और 4 में क्या कॉमन है 1, 4 और 6 में तो है, लेकिन आपस में मतलब ये कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो तीनों को कट करे, तो वो नंबर है 1। इसका मतलब आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा। पर इतना करने की जरूरत नहीं होती, अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप यहाँ से देखते तो ये कह देते कि 2 3 5 का एलसीएम जो होगा उनका प्रोडक्ट होगा, 5 3 15 2 30, और इनका एचसीएफ कॉमन फैक्टर कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो सबको डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि 1 है। आप ऐसे भी देख लो 3 4 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप सब देखिए कि सबसे छोटा नंबर कौन है, 3 है। 3 या 3 से छोटा होगा, लेकिन 3 के पहाड़े में कभी 4 आता नहीं है, उससे छोटा 2 है ही नहीं है, क्योंकि 2 के अगर है तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ फिर क्या कहेंगे 1 कहेंगे। तो आप ओरली भी कर सकते, सवाल में कुछ था नहीं। अब आप लगाने मत बैठ जाओ, फार्मूला नहीं लगाना, ये तो मैंने आपको सिर्फ सिखाया है, ये आपको सीखना है, लेकिन आपको करना नहीं है ये चीज़ें, ठीक है ना, पेपर में नहीं करना है। चलो, 2 अंकों की महत्तम अभाज्य संख्या के अंकों के वर्गों का योगफल क्या है। इसका मतलब आपसे पूछा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 97 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, यही है। दो अंकों की
सबसे बड़ी अभाज्य जो संख्या है ना वो 97 है, ठीक है ना। इनके अंकों के वर्गों का योग, तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 8 5 13 130 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही पूछा है। इसका मतलब सवाल में अगर सिर्फ आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता, अगर इन केस 97 बजाय आपने कंफ्यूजन में कोई नंबर दूसरा ऐसा लिख दिया जो दो अंकों की सबसे बड़ी महत्तम संख्या ना हो, फिर आपका आंसर क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत थी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है कि यदि A/B 1/2, B/C 3/4, C/D 5/6 है तो A और D का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो आप देखो A/D है ना, तो A/D, A क्या है यहाँ पे 1 है और D कितना है 6 है। तो मुझे इतना पता है कि रेशियो जो आएगा ना वो 1:6 के अनुपात में आएगा, 1:6 के अनुपात में आएगा। तो कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ABCD क्या है बेटा, ABCD जो लिखा है उसके नीचे आप एज इट इज लिखते चलो। जैसे का आप देखिएगा मेरी बात को, A/B कितना 1/2 दिया है, B/C 3/4 लिखा है, C/D 5/6 लिखा है। ये 4, ये 2, ये 2, ये क्या है, ये 5, यहाँ पे ये 3 और ये क्या है 5 है, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 6 48, 48, 5 चौक 20, 20 दूना क्या हो जाएगा 40, 3 दूना 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, है ना। हमको इससे मतलब क्या है, हमको सिर्फ A और D से मतलब था, ये इस पर फोकस ही नहीं करेंगे। और 3 5 15, ये कितना हो जाएगा 15/48, 15/4 दूनी 8 6 48, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि 15/48 है ना, तो 3 5 15, 3 5 15 और 3 16 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है A/D, तो 5/16 आ गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, मतलब कहने का है कि बी पे फोकस ही नहीं करना था, मुझे ए पे ही फोकस करना था। आगे चलते हैं। कह रहा है किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है यदि राजस्व, मतलब कि राजस्व समझाता हूँ वही बनी रहती है, तो इस वस्तु का उपभोग कितना % बढ़। मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है ना, या मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं टैक्स लेता हूँ। सपोज दैट मैं, मेरे पास एक कोई बुक्स प्रिंटिंग की जो है, जो भी कंपनी है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि 10% टैक्स लेता हूँ। लेकिन एक बार क्या हुआ, तो जब 10% टैक्स लेते थे, तो मान लो कि 100 वस्तुएं थी, मैं 100 बुक्स बेचता था 100 रुपये की, तो आप कहेंगे 10,000 हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि टैक्स कम कर दें जिससे कि आपकी बिक्री क्या हो, बढ़ जाए। टैक्स कम कर दो, ये कह दो किसी चीज़ का रेट कम किया जाएगा। जैसे यही पेन है, अगर 10 रुपये की मिल रही है मार्केट में, अगर ये 5 की मिलने लगी तो इसकी बिक्री बढ़ जाएगी ना। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे राजस्व में चेंज ना आए, मतलब जो आपका टोटल इनकम अगर 1,000 रुपये डेली कमा रहे हैं तो आप 1,000 आए, भले ही प्रॉफिट कम हो लेकिन 1,000 आए। प्रॉफिट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 1,000 जितना आपका टोटल राजस्व है। तो बस यही से बात करेगी। आप ये जानते हैं कि टैक्स कम कर दिया गया 10%। अगर हम राजस्व की बात करें तो इस सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल का इसमें कोई फार्मूला नहीं होता बेटा, है ना। रेवेन्यू जिसे बोलते हैं, है ना। सरकार के पास क्या होता है, राजस्व, कहते हैं राजस्व घाटा आ गया, है ना। तो सरकार के पास टैक्स के थ्रू पैसा आता है कि नहीं आता है ना। तो सरकार क्या, मान लीजिए कि मूवी पे किसी टैक्स कम कर दे या टैक्स फ्री कर दे, टैक्स फ्री कर दे, तो क्या होगा, मूवी लोग ज़्यादा देखने चले जाएंगे वहाँ पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट। लेकिन हो सकता है कि आपकी इनकम फिर भी उतनी ही हो, मतलब कि आपके पास जो टोटल आ रही है राजस्व, जो आपका जो रेवेन्यू है उतना ही बना रहे। तो मेरी बात ध्यान से, लेकिन आप बेचना चाहते हैं, किसी चीज़ को निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए राजस्व क्या होगा, यहाँ पे हम कहेंगे टैक्स, है ना। तो टैक्स, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है। तो आप ये देखिए, टैक्स की अगर बात करें हम यहीं पे, तो जो टैक्स है ना, अब मेरी बात समझना, 1/10 लिखेंगे, मतलब 1 कम हो गया, तो 10 से कितना हो गया बेटा 9 हो गया। टैक्स 10 से 9, यदि राजस्व वही बनी रहती है तो वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ाना चाहिए। मतलब हम कहेंगे कि जो टैक्स इंटू खपत, ऐसा कह दो कि कर इंटू खपत। अब ये कहीं से कोई फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला नहीं है। जैसे मान लो आपके यहाँ खपत का मतलब है कि जितनी किसी की बिक्री है, क्या है, बिक्री है। आप किसी कंपनी में हैं तो मान लो कि, या कहीं पे भी हैं, तो आप कोई चीज़, किसी की खपत हो, मान लो कि जैसे बाइक है ना। सपोज दैट आपके यहाँ बाइक की खपत मतलब बिक्री कितनी है 10 है, बिक्री 10 है।
तो कर आप पहले लेते थे 10, लेकिन अब आप तो आपका जो इनकम थी कितनी थी, राजस्व जो था 100 था, लेकिन आपने कर क्या किया, 9 कर दिया। तो अब आपको खपत क्या करनी पड़ेगी, खपत यहाँ पे चूंकि रेशियो क्या होता है, ये 9 हो गई ना, मेरी बात ध्यान समझना। तो इसका मतलब है कि इतना करूंगा कि ये मुझे नहीं चेंज करना है। तो ये पता है कि 9, मुझे 9 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 100 हो जाए, तो 11 9 नहीं, करीब 11 दशमलव समथिंग आएगा। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? तो यही चीज़, यही हमारा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो इसका मतलब एक चीज़ और है, मुझे पता है कि कर और खपत है ना, टैक्स इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू रेवेन्यू। ठीक है, अब हम कहेंगे क्या कि दो वेरिएबल है, मान लीजिए टैक्स को टी से कहा और रेवेन्यू को, मतलब कि खपत को, कंजम्पशन को मैंने सी कहा, तो टी इंटू सी इज इक्वल टू रेवेन्यू आर कहेंगे। ठीक है ना। तो जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, रेवेन्यू नहीं चेंज हो रहा है, क्या कह रहा है, यदि आय वही बनी रहे, वो चेंज ना हो, तो उस वस्तु का उपभोग कितना परसेंट क्या होगा, बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक जिस रेशियो में होगा दूसरा उल्टे रेशियो में होगा। इसका मतलब टैक्स जो है ना हमारा, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, टैक्स 10 था, कितना हो गया, 9 हो गया। तो जो खपत होगी जस्ट उल्टा हो जाएगी, 9 से कितना बनेगी, 10 बनेगी। तभी तो देखिए 10 9 90 और 10 9 90। ये बात पेपर में आपको मतलब सेकेंडों में आप कर पाएंगे, बस आप समझ तो जाए पूरी बात। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 90। मतलब कहने का कि पूछा क्या है, उस वस्तु के उपभोग में, मतलब पहले 9 था, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 हो गया। ठीक है, एक बढ़ाया कितने से, 9 से। तो परसेंट जब निकालेंगे तो 1/9 क्या होता है, 11 से 1/9%। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 1/9 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो क्या होती है, 11 से 1/9%। चलो, एक शहर की जनसंख्या 4.2 × 10⁶ है। यदि प्रतिवर्ष प्रत्येक 1000 पर 75 की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये मुझे बताना है। ध्यान से समझिए, आप शहर की जनसंख्या मतलब कि वर्तमान जनसंख्या 4.2 कितना है, 4.2 × 10⁶ है। लेकिन यदि प्रतिवर्ष प्रत्येक 10,000 पर 75, सॉरी 1000 पर 75, 1000 पर 75 की अगर हम बात करेंगे तो मैं परसेंट में निकाल लूँ इसको, तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। तो मैं कहूँगा कि 7.5% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। तो आप चाहो तो सक्सेसिव लगा के निकाल दो, अदरवाइज 7.5 को फ्रैक्शन में चेंज करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं सक्सेसिव लगा देता हूँ इसका। ठीक है ना, सक्सेसिव आसान इसलिए रहेगा, तो मतलब कि जो जनसंख्या है उसमें ओवरऑल 2 साल बाद कितना चेंज आया, ये है। आप रेशियो से भी बना सकते हैं सवाल को, लेकिन कह रहा 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो बस आप यहीं क्या करोगे कि 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 × 7.5 अपान क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। तो 7.5 कितना बनेगा, 15। और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 है ना, देखो 25 लिखूंगा और 7 8 56 लिखूंगा, लिख दूंगा। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगी, पॉइंट का 56.25, नीचे 100 है, तो 0.5625 यही बनेगा। मतलब ओवरऑल जो आएगा ना वो परसेंट में वैल्यू आएगी। तो आप क्या कहेंगे कि 15.5625%। इसका मतलब हो गया कि 4.2 × 10⁶ को अगर हम 15.5625% की इंक्रीमेंट करें, मतलब कहने की इतनी है ना, इतनी तो थे ही। मैं डायरेक्ट, मुझे पूछा है कि मैं अमाउंट की एक तरीके बात करेंगे यहाँ पे, तो 115 डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी मुझे। ठीक है, अपान क्या कर देंगे बेटा, 100 कर देंगे। और 100 को क्या लिखूंगा मैं, 10⁵2 लिखूंगा, ध्यान समझना, 2 लिखूंगा। और फिर मैं क्या कहूँगा कि 1 2 3 4, तो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं 10⁵ क्या तो कर दूंगा, 4 कर दूंगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए कि 10�6 ये है, 10�6 ये कट जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, ये 10 लिख दूं मैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक बार सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 दूना 10 करेंगे, है ना, इस पूरे को कट करेंगे तो 5 दूना 10, 1 11 15, 5 नहीं 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दूना 10 और 5 हम 25। ठीक है ना। तो 2 21 42, 2 21 42, ध्यान समझिएगा। तो जो लोगों ने लिखा 21 गुणे, हालांकि कैलकुलेशन बेटा ज़्यादा बन गया, 13 11 25, 13 11 25 हो गया ना। तो 5 2 7 2 9, 3 12 2 14, मैं कहता हूँ 3 से 21, आंसर वही होगा जो 3 और 7 का मल्टीपल होगा। क्या होगा बेटा, 3 और 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना।
हालांकि यहाँ पे आप चेक करो कि 3 और 7 का मल्टीपल कौन है, पहले चेक करो। 3 आपके लिए आसान है, 7 तो हम बाद में चेक करेंगे। और नंबर एक चीज़ ये भी याद रखिए कि ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट में 25 है। मैं कहता हूँ कि आंसर वही होगा जो 25 का मल्टीपल होगा। और 25 के मल्टीपल होने के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट के दोनों जीरो जीरो होने चाहिए, 25 होने चाहिए, 50 होने चाहिए और 75 होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट। क्या इसमें से कहीं मैच कर रहा है? आप कहेंगे यस, ऑप्शन में ए में मैच कर रहा है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम कुछ नहीं चेक करेंगे, ठीक है ना। अब किसी बच्चे को लगता है कि सर यहाँ पे सक्सेस थोड़ा सा टफ हो गया, तो बेटा रेशियो लगा दो। आप देखो 7.5% लिखा है ना, तो आप इसको 75/1000 कर दो, ठीक है ना। तो 25 चौका 140 और 25 3 75 प्लस का 3, इसका मतलब जनसंख्या पहले 40 थी, फिर कितनी होगी 43। लेकिन ऐसा कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। 4 चौक 1600, 4 चौक 16 मतलब 40 गुणे 40 16 हो जाएगा। और 43 गुणे 43 कितना होता है? अब आपको ये करना पड़ेगा, या तो याद हो 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12, 4 3 12 के 2, 4 चौक 16, 1 17 है ना। तो 9 4 और 18 49 होता है। कितना होता है? 18 49 होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कितना हो गया? 18 49। मेरी बात ध्यान समझना, आपको ना जो भी आंसर बताना है, मतलब कि 1600 की वैल्यू इतना दे रखा है, कितना 4.2 × 10⁶। आपसे 1849 की वैल्यू पूछा है। कितनी? 1849 की वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप देख लीजिए कि ये नंबर किससे कट रहा है, ये नंबर वही चेक कर लो, वो मल्टीपल बता दो। देखो यहाँ भी कैलकुलेशन आपका था, जैसे आपसे ये कह रहा था कि 1600 यूनिट की जो वैल्यू है ना बेटा, वो 4.2 × 10 की पावर क्या है? 6 है। लेकिन आपसे 1849 की वैल्यू पूछा है। क्या आप यहाँ नहीं कैलकुलेट करेंगे? यहाँ नहीं कैलकुलेट करेंगे? करना पड़ेगा भाई आपको, कहीं छुट्टी नहीं है, इतना करें। 1 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये नंबर किससे कटेगा, ये देखने वाली बात है। आप इसको कैलकुलेट करिए। तो मुझे पता चल गया कि 14 मैं तो 3 चेक करना शुरू करूँगा। क्या करूँगा? 3 चेक करना। मुझे लगता है वो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान थी आपके लिए कंपेयर टू दिस। ओके, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ आपको कैलकुलेट ही करना है। तो अगर मान लो ये पॉइंट हटा दिया तो यहाँ 16,000 हो गया। तो मैं क्या लिखूँगा, मेरी बात ध्यान सुनो, कि मैं यहाँ 42 लिखा है ना, अब इसको 10⁻6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और 1849 तो है ही। और मैं क्या किया यहाँ पे कि 16 गुणे 10⁻, क्या कर दिया? 3 कर दिया, ठीक है ना। अब आप इसको कट करो, 16 के पहाड़ में कभी 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा ना। तो ये नंबर 2 से कटेगा, 2 8 16, 8 के पहाड़े में कभी 9 नहीं आता है। तो आपको सिंपल देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे हार्ड हो जाएगी। सही किया है मैंने, गुणा जो भी है फिलहाल, मतलब कहने का कि एक प्रोसेस, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, और ये वाला बेस्ट है यहाँ के लिए। देखो डिपेंड करता है कि डेटा क्या दिया है, डेटा क्या आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा वही। बहुत बड़ा नंबर है, कोशिश करना होता है इतना बड़ा नंबर आ जाए तो आप गुणा करके लाने के बारे में मत सोचो। अगर गुणा करके लाने के बारे में सोचोगे तो आ तो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप इस प्रैक्टिस में सीख क्या रहे हैं? यही बात तो सीख रहे हैं भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख क्या रहे हैं? ये तो सीख रहे हैं कि सवाल के साथ क्या मुझे करना है। सवाल में दम है क्या? कुछ नहीं है। फिर भी देखिए कैलकुलेशन में है तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको देखो ये वाला भी प्रोसेस आता है और ये भी आता है, ठीक है। तो मुझे तो इतना पता है कि अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो पेपर में इससे भी आंसर आएगा और इससे भी आएगा। लेकिन लगाएंगे कौन जल्दी से? जिससे तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे डेटा देख के पता चल जाएगा कि इस सवाल में हम ये लगाएं तो हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से एक बात और हम आसानी से बता सकते थे। देखो कैसे, अब मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मैं समझाना चाहता हूँ क्या, जैसे यही सवाल था, जब आपने यहाँ तक बात कर दी थी। देखो मैं इरेज कर देता हूँ। जब मैंने ये वाला पोर्शन किया था यहाँ तक, ये मैं ऑब्जर्वेशन से आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आप 15 धन लो, 5 6 2 5, मतलब कि जो लिखा है ना ये, मतलब कि 7.5% की दर से जब 2 साल का सक्सेस निकालेंगे तो मुझे इतना पता है 7.5 का 15 होता, 15 समथिंग आएगा। आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 15 आएगा। ऑप्शन देखिए लगभग दूर दूर है, पर्याप्त दूर है ना। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि जो 4 पॉइंट जो लिखा है ना, ये 42 और आप 5 0 लगा दीजिए। कितना? 5 0 लगा दीजिए। मेरी बात ध्यान समझिएगा। ये आप इतनी बात मन में कर लिया, आपने कर लिया। मन में करने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि ये जो टोटल वैल्यू है ना 100% की वैल्यू है, आपको 15% की वैल्यू अगर प्राप्त हो जाए तो उसी में ऐड कर दो, मिल जाएगा। तो आंसर जो भी होगा 42 से बड़ा होगा, 42 से बड़े सारे हैं। तो मुझे इतना पता है कि 15% को हम क्या लिखते हैं, जरा मुझे बताओ। आप देखिएगा आंसर आ जाएगा। 15% को लिखें 5 नहीं 15 और 5 20 100। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने ऐसे किया और 2 21 42 कर दिया,
क्या कर दिया, 2 21, 5 3 15 और 5 20 100। 1 मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब मुझे जो वैल्यू चाहिए ये देखो क्या है, तो ये 15% को मैं क्या लिखूंगा कि 5 3 15 और 5 20 100, इसका मतलब जो होगा वो 23, इसको मैं क्या लिखूंगा 23/20 लिख दूंगा। आप बात समझ रहे हैं, जीरो यहाँ कैंसिल होगा और 21 आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा 21 आ जाएगा। और जब यहाँ पे 21 आएगा बेटा, अब देखो 21, 23 का पहाड़ा पढ़ो, 23 से कम, इस तो मैंने कट कर दिया है ना, ये कट हो गया है, और 23 से कम 23 के 3 और 23 दूना 46 और 2 कितना हो जाएगा 46 2 48। आप मुझे बताओ 48 मिल गया, बाकी तो सब छोड़ दो, 4 जीरो लगा दो, तो 48 कितना आ गया 30,000 आ गया। आप छोड़िए 15% की वैल्यू 48 आ गई कि नहीं आ गई, इतने से तो आपको पता चल गया ना कि आंसर दूर दूर था। आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस सवाल को मेंटली ओरली सॉल्व कर सकते थे, किस ऑब्जर्वेशन मेथड से। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सोचिएगा, ठीक है ना, जब सोचोगे करोगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे ही जब पूरी प्रैक्टिस देखते चले जाओगे ना, एकदम दिमाग में धीरे से एक बार में कोई चीज़ें नहीं आती हैं, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब चीज़ें आती हैं। ये चीज़ दिमाग में रखिए, सर घबराने की जरूरत नहीं है। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर 10% की छूट का दिखावा करता है, कहता है छूट किस पे होती है, MRP पे होती है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है, वह कितने % का लाभ कमाता है। मेरी बात ध्यान समझो, मतलब मैं ये कहता हूँ कि वस्तु की जो MRP है ना, MRP और SP और CP, तीन चीज़ों की बात हो रही है। हालांकि ये सवाल हम सेकंडों में कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी बात समझिए, पहले समझा दूं मैं। तो अगर 100 रुपये की चीज़ है, किराए की 10% डिस्काउंट देता, अभी तो 10% बात की बात है वह, परंतु वह वस्तु, प्रत्येक वस्तु को 20% अधिक वृद्धि कर देता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि वो 100 रुपये वाली चीज़ पे लगा देगा, 120% चिपका देगा और कहेगा कि आपको 10% डिस्काउंट दिया। इसका मतलब है कि 90% पे आप वस्तु को आपको मैं बेच रहा हूँ, 90%, 12 9 108। आप क्या कहेंगे सर, 8% तब भी वो प्रॉफिट ले रहा है, 8% प्रॉफिट ले रहा है। सवाल का आंसर आ गया, सवाल का आंसर आ गया, यही तो है। इस डेटा से मतलब नहीं है, बस मैंने कहा कि अगर मान लो वस्तु की CP 100 रुपये है, तो कहता है कि वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। 100 रुपये के लाता है, उस पर 20 रुपये अधिक लगा देता है, मतलब MRP चिपका देगा 120, तो कहेगा लो 10% डिस्काउंट है। तो जब 10% डिस्काउंट देगा, इसका मतलब 120 का 90% पे दे रहा है। तो यहाँ से जब मैं कट करूँगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा बेटा, ये दोनों जीरो, तो 12 9 क्या होता है 108, मतलब 100 रुपये की चीज़ 108 बेच रहा है, तो 8% प्रॉफिट ले रहा है। समझ में आया। लेकिन आप मेरी बात समझिए, जब हम CP से वैल्यू MRP पे लगाते हैं, जब कोई चीज़ हम लेकर आते हैं, हम दुकानदार हैं, जब कोई सामान हम लेकर आते हैं, जितने में लेकर आएंगे उतना बेचेंगे नहीं, उस पर MRP कुछ ना कुछ लगाएंगे, अपनी दुकान के टैग लगाएंगे। शर्ट लेने जाते हैं जीन्स, तो कहते हैं किसकी का है, तो कहता है कि ली कंपनी की है ना, पेपे की है, रेंगलर की है, और जो भी है अपना, ठीक, तो वो उस पर लगा रहेगा टैग, 4000 की शर्ट है, 8000 का जीन्स है, लगा रहता है। आप कहेंगे सर, इसका मतलब है कि जब हम CP जितने खरीदे हैं और जितना बढ़ा के MRP लगाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मार्कअप। अब देखो दो चीज़ें होती, मार्कअप वैल्यू कह दो या मार्कअप परसेंटेज कह दो। मार्कअप वैल्यू कहो या मार्कअप परसेंटेज कहो, मार्कअप परसेंटेज कहो। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये का आप कहेंगे 20% ज़्यादा लगा है, या 100 की चीज़ 20 ज़्यादा अंकित करता है, 120 होगा, ये चीज़ें। फिर उस पर डिस्काउंट देगा, तो वस्तु बिकेगी SP पे। तो मैं कहता हूं कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट हमेशा जो होता है प्रॉफिट परसेंट आ जाता है। यही सवाल में कहा गया है। इसका मतलब है कि 20 जो CP था ना, वस्तु के CP से MRP कितना अधिक था, MRP 20% अधिक था। मेरी बात ध्यान समझना, मार्कअप परसेंटेज, और क्या था, लेकिन 10% डिस्काउंट दे रहा था, 10% डिस्काउंट दे रहा था। मैं कहता हूं कि दोनों का सेक्सिव ले लो। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या थी, एक नंबर था, CP एक नंबर था, उसको पहले 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। तो क्या हुआ, किसी एक संख्या में अगर 2 बार हम चेंज करते हैं तो सक्सिव लगा देते हैं। इसलिए हमने कहा कि 20 और माइनस डिस्काउंट को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 20 माइनस 10 करेंगे ना, 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा 100, है ना। जो आएगा वो किस में आएगा, परसेंट में आएगा, 2 जीरो कटेगा, ठीक है। 20 माइनस 10 हो जाएगा 10, और माइनस का 2 कितना आ गया, 8% आ गया। क्या आपको लगता नहीं कि ये हम ओरली कर सकते इस सवाल को, है। तो मैंने कंसेप्ट समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
कितने वर्षों में 8,003% सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज से दर से 6,000 का है। ठीक है ना, ये हमसे पूछा है, ध्यान से समझो। कितने वर्षों में 8,000, तो 8,003%, तो आप कहेंगे कि 8,000 रुपये अगर प्रिंसिपल है, PRT 3% की दर से कितने समय में, जितने समय में इसे, कितने समय में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वही 6,000 रुपये पर 4% की दर से 4% की दर से 5 वर्ष में मिलेगा। तो 1 2 3 1 2 3 परसेंट से परसेंट बेटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और 4 दूना क्या बनेगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो बचा क्या, 5। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब टी क्या है, समय है, वर्ष आपसे पूछा है। इसका मतलब ये हो गया कि 5 वर्ष बाद अगर 8,000 रुपये 3% की साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और 6,000 रुपये पर 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज की दर से दोनों पे साधारण ब्याज क्या होगा, इक्वल प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। 8,000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। ध्यान दीजिए कि 8,000 रुपये है, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो जब ऐसा सवाल आ जाए तो आपके लिए ये पता है कि परसेंट रेट दिया है, रेट दे रखा है, आपको पता है रेट 5% दिया है। ठीक है ना, और टाइम कितना है, 3 ईयर का दे रखा है। तो आप ये जानते हैं कि 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट इंटू टाइम होता है, तो 5 3 15, इसका मतलब 15% वो भरेंगे। एकदम ओरल सवाल है। ठीक है ना, आप और कहेंगे कि 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 15.7625 होता है। इसका मतलब जब अंतर लेंगे कि 3 साल का, आपसे कह रहा है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 0.7625% है। कितना है, 0.7625% है। आपको यही वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि 8,000 पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो आप सब सवाल लगाना शुरू करेंगे तो आप देखिए कैसे सवाल को लगाएंगे। 8,000 का 0.7625% है। आपको पता है कि 0.75 कितना होता है, जरा मुझे बताओ। 0.750 कर दूं तो आप कहेंगे कि 3/4 होता है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आंसर जो होगा वो जस्ट उससे जो भी आएगा उससे ज़्यादा होगा। तो आप ना 0.75% का मतलब हुआ कि 3/4, 3/4 उसका क्या हो गया, 3/4। अरे भाई 0.75% है, मेरी बात ध्यान दो। मैं 75% को मैं क्या लिखता हूँ, इसको हटाओ, परसेंट हटाया मैंने, यहाँ पे परसेंट क्या कर दिया मैंने, हटा दिया, परसेंट हटा दिया। ठीक है ना, परसेंट हटाया, ये पॉइंट है तो पॉइंट हटा ही देंगे। 75% नहीं लिखेंगे, 1 मिनट, 0.75 लिखा है और क्या है ये परसेंट है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 0.75 को मैं क्या करूँगा, यहाँ परसेंट हटाया तो मैंने 100 से कर दिया, या पॉइंट हटाया तो ये कर दिया, इतना परसेंट हो गया। तो मैं कहूँगा कि 25 3 75, 25 चौका 100, 4 में 3%, मतलब 3/4% आपको निकालना है। क्या निकालना है, 3/4% की वैल्यू आपको निकालना है। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट कह सकता हूँ कि जो 3/4 होगा, अब परसेंट की वैल्यू निकालना है ना, तो परसेंट में इतना करूँगा, नीचे ले आऊँगा, 100 कर दूंगा। अरे भाई परसेंट 3/4% था ना, अभी तो मैंने बनाया था। तो यहाँ पे कहेंगे सर 2 जीरो कट जाएगा और 4 20 कटेगा, तो 20 नहीं कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि मेरा था क्या, 0.7625 था परसेंट, और मैंने निकाला क्या है, 0.75 है ना, तो थोड़ा सा कम निकाला है। तो जो आंसर होगा जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। तो सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 61 आ जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो आप मुझे बताइए, अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर 5% की दर से 3 साल का CI निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो देख लो कैसे निकाला जाता है। 5 5 5, ठीक है ना। तो 5% की दर से तो मैं क्या लिखूंगा, पहले 5 + 5 + 5 लिख दूंगा, प्लस इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25/100, और इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25/100। आप एक एक करके भी लगा सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लगाओ, ठीक है ना। उसके बाद इसका इससे करोगे, मतलब सबको एक दूसरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, फिर एक साथ मल्टीप्लाई कर देना। 5 × 5 = 25 25 125। तो 125 बटे कितना होता है बेटा, 10,000 होता है। 10,000 होता है, 1,000 नहीं होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 25 25 25 25 या 75/100। तो मैं लिखूंगा 15 + 0.75 + 0.0125। तो मैं क्या लिखूंगा, 15.762
5% आता है, यहीं से निकाला जाता है। याद रखना आज के बाद कि 5% की दर से 5% की दर से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपका 157625 होता है। इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि सवाल को आप ओरली भी निपटा सकते थे। कैसे? जब आप ये जान जाते हैं कि 5 3 15 और 5% की दर 157625 तो अंतर 0.7625 आएगा। 0.7625 का मतलब हुआ कि 0.75%। तो आप यहीं पे कह देते कि 8000 का 0.75 है तो क्या लिखते आप 3/4% निकालना है तो बटे 100 कर देते, 2 जीरो यहाँ से कट जाता और 4 20 100, 20 3 60, जस्ट बड़ा आंसर आएगा 61 आ जाएगा, 60 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये सब फालतू की बकवास नहीं करने की ज़रूरत थी आपको और डायरेक्ट आप सवाल का आंसर बना पाते। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो रोक के इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। इतने बड़ा सवाल आपका था बस, और कुछ था नहीं है, मैं इसलिए मैंने इसको इरेज करके दिखाना चाहा आपसे। आगे चलते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आय 6 वर्ष और 12 शिक्षकों की औसत आय 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के संपूर्ण समूह की औसत आय 7 वर्ष हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये आपसे पूछा गया है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों, कितने विद्यार्थी ये नहीं पता है। अगर मैं कह दूं कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो आप कह दीजिए सर n है। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? n है। n है तो मैं कहूंगा कि विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आय कितनी है? 6 वर्ष है। तो आप जानते हैं कि औसत क्या कहता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर औसत के। तो मैं जब प्रेक्षणों की संख्या इंटू एवरेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रेक्षणों का योग आ जाएगा। मतलब सभी विद्यार्थी के उनके औसत का योग जो है वो क्या बनेगा बेटा? 6n बन जाएगा। ठीक है, और 12 शिक्षकों की औसत आय 40 वर्ष है। तो मैं मतलब यहाँ भी करेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है और उनका एवरेज कितना? 12 चौक 48। मैं कहूँगा कि कितना है? 480। और ये सब क्या है कि सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को, शिक्षक कितने हैं आपके? 12 हैं और विद्यार्थी कितने हैं? n हैं। मिला के उनकी जो औसत आय है वो कितनी है? 7 है। तो ये भी शिक्षक, ये क्या है? विद्यार्थी और शिक्षक हैं, ये सभी के हैं तो बराबर हो गए ना। मैंने बराबर कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये 12 सते 84, 840, सॉरी 12 से 84 तो मतलब, और ये क्या है? 7n और ये 6n है ना। तो ये इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, है ना। और 12 से 84 और 480 तो 480 माइनस 84 करेंगे तो आपको पता है कि n की जो वैल्यू आ जाएगी वो 396 आएगी। कितना आ जाएगी? 396, है ना। 96 4 80 और 80 मतलब कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ की मिल गई, a मिल गई। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपसे पूछा था कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो हमने क्या माना था? विद्यार्थियों की संख्या n माना था, तो यहीं पे आंसर आपका हो जाएगा ए, सही है। ठीक है, क्वेश्चन 13 की बात करें। कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर उसे 24 दिन में समाप्त करते हैं, सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ठीक है ना। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी जब मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, और बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर उसी काम को बेटा कितने दिन में करते हैं? तो आप कहेंगे सर 36 दिन में करते हैं। इनका जब एलसीएम लेंगे तो आप मतलब आपको कोई काम करना है, सपोज दैट 80 मतलब जो एलसीएम लेंगे जो आएगा, तो 36 का आप पहाड़ा पढ़िए। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 36 है। 36 का पहाड़ा पढ़िए, 36 दूना 72। क्या 72 18 के पहाड़े में आता है? यस आता है। क्या 72 24 के पहाड़े में आता है? यस आता है। तो आप कहेंगे सर 72 ही होगा। इसका मतलब है कि आपको टोटल काम जो करना 72 करना, मतलब 72, सपोज दैट मान लो 72 ईंट आपको बनानी है, ठीक है ना। तो अगर आप 18 दिन में बनाते हैं तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 4 बनाएंगे। 18 दिन में आप 72 ईंट बनाते हैं तो एक दिन में 4 बनाएंगे, और 24 तियाँ 72 और 36 दूना 72। इसका मतलब है आप जो ए बी सी, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 बनाते हैं, ठीक। बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट बनाते हैं, और सी प्लस ए 2 यूनिट बनाते हैं। तो वो कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आप ये जानते हैं कि तीनों मिलकर, तो यहाँ पे देखो ए एक बार यहाँ एक बार यहाँ है, तो मैं कहूँगा कि 2, मैं क्या कहूँगा कि 2a प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना है? वो 72 है, ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी जो है, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? सॉरी 72 नहीं बेटा, 4 3 7 2 9,
इसका मतलब 9 काम प्रतिदिन करते हैं, मतलब 9, अगर यहाँ ईंट की बात किया गया तो 9 ईंट प्रतिदिन बनाते हैं, तो ये तीनों मतलब, लेकिन 2-2 थे ना, तो ये कितना हो जाएगा 9/2 काम प्रतिदिन करेंगे, 2 काम प्रतिदिन करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, तो तीनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे सर 72 को 9/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कहाँ से आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 9×8 = 72 और 8×2 = 16, तो कितने दिन आ जाएगा बेटा, 16 दिन आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। आगे चलते हैं कि एक नल एक किसी टंकी को पानी से 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में एक छेद के कारण उसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। इस छेद के कारण पूर्ण टैंक भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि एक तो भरने वाला है, मतलब पहले अगर एक नल खुला है तो वो 3 घंटे में भर देगा किसी टंकी को, लेकिन अगर एक के साथ एक और आ गया खाली करने वाला, आप जैसे आपके घर पे एक टंकी है, नीचे से मोटर आपने ऑन कर दिया तो एक क्या करेगा, भरेगा, लेकिन नीचे से आपने कहीं बाथरूम में टोटी खुली हुई है, कहीं पे भी किचन वगैरह में, तो दोनों एक भर रहा है खाली, तो ज़्यादा समय लगेगा ना। इसका मतलब है तो आपको 3.5 घंटे लग गया, ठीक है ना। तो टंकी की क्षमता कितनी है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 35 × 105 होता है 10.5, ठीक है ना। 35 × 105 होता है और 35 × 105 है, पॉइंट लगाएंगे 10.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का है कि ए जो है 1 घंटे में 3.5 लीटर भरता है। अगर लीटर कह दूं तो यूनिट कहूँगा हालांकि, तो ये टंकी की जो क्षमता है ना 10.5 है। क्या है बेटा, जो क्षमता है वो 10.5 है और ये A+B जो है वो 3.5 है। तो यहाँ पे 3 है, मतलब कहने का है कि जब ए अकेले भर रहा था 3.5 भर रहा था, लेकिन अभी ए के साथ एक नल और आ गया टोटी बी, जिसकी वजह से 3 ही भर पा रहा है। इसका मतलब है 0.5 की क्षमता वाला दूसरा नल जो खाली कर रहा है, इसलिए है। तो इसकी क्षमता कितनी है 3 है, इसकी क्षमता कितनी है 3.5, मतलब 0.5 है। दोनों मिलाकर 3.5 बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये वाला जो है ना ये माइनस में है। ये क्या है बेटा, ये माइनस में होगा, मतलब कि जो खाली करने वाला है तो ये माइनस हमें करना होगा। तो क्या कहेंगे 0.5, ठीक है। कह रहा है कि इस छेद के कारण पूर्ण भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो 0.5 क्षमता है, 0.5 से शुरू करेंगे तो 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 21 घंटे में क्या होगी बेटा, खाली हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप होगा। 2 वर्गों का परिमाप, 2 वर्ग हैं, ठीक है ना, उनके परिमाप 24 और 32 हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 वर्ग हैं, उनके परिमाप क्या कहते हैं, किसी भी कोई भी शेप है, कोई बाउंड्री है, मतलब किसी शेप की जो बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, तो चूंकि परिमाप क्या होता है 4a होता है ना, और ये भी 4a ही होगा। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो भुजा है कितनी है, ये 24 है। क्या है 24, 4 छंग 24 ये है, और 8 4 8 32, यहाँ पे क्या है बेटा 32 है, 4 8 32। आप आराम से कह सकते हैं कितना हो, इनके वर्ग के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। इसका मतलब ये है कि इनके वर्ग के क्षेत्रफलों की, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा 6 है तो 6 36, और क्या कह रहा है 8 है 64, तो ये जो 100 क्षेत्रफल के बराबर परिमाप, इसका मतलब है कि अगर इसको 4 से डिवाइड करें, क्या करें, आगे सवाल में क्या कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है, जितना इसका क्षेत्रफल है, कह रहा है कि इन वर्ग के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है ना, तो दोनों का जोड़ा कितना आ गया 100, योग के बराबर वाले एक तीसरे वर्ग के परिमाप, तो मैं कह दूं कि 4 जो तीसरा वर्ग है उसके परिमाप क्या है 4a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 25। तो हमसे क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप होगा, तो भैया वही तो होगा, है ना। तो आपसे परिमाप पूछा है ना 425, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक, अच्छा एक कहने मतलब इन दोनों को मिलाया तो एक वर्ग बना, इनका क्षेत्रफल कितना आ गया 100 आ गया, इन दोनों में एक वर्ग बनेगा तो उसका मतलब भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा 10 आ जाएगी। तो जो परिमाप होगा पैरामीटर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 चौक 40, तो 40 अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेटा यहाँ पे क्षेत्रफल एक बराबर था ना, बराबर वाले क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब 2 आपने जोड़ा, इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ा तो एक तीसरे का बन गया, और तीसरे के क्षेत्रफल
के बराबर हो गया। कह रहा बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाण बताना है। तो जो क्षेत्रफल जो नया वर्ग बना है उसका इस दोनों का जोड़, इसका क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो परिमाण पूछा है तो यहाँ पे इसके पहले भुजा निकाल लें, a² = 100। मतलब आप ये कह सकते हैं कि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो a² = 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p = 40 आ जाएगा। आगे चलते हैं। यश और राज मिलकर एक व्यापार करते हैं। वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ 3:2 के अनुपात में बांट लिया। यदि यश ने 15,000 निवेश किया हो तो राज का निवेश ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का है कि यश और राज दो हैं। वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ 3:2 के अनुपात बांट लिया। 3:2 के अनुपात में क्या किया, प्रॉफिट को बांटा है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष के अंत में। फिर कह रहा है कि यदि यश ने 15,000 निवेश किया था, तो आप ये जानते हैं यश ने 15,000 निवेश किया था, तो मुझे इतना पता लाभ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टू टाइम। ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम सेम है, दोनों ने सेम समय 12-12 लिया है। तो मैं कहूँगा कि जो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट टू टाइम है, टाइम कांस्टेंट है, तो जो अनुपात प्रॉफिट का होगा वही क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का होगा। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, यही इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू कितना है बेटा, 15,000 है। ठीक है ना। तो 3 × 5 = 15, 5,000। यहाँ भी मैं 5,000 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, वो 10,000 बनेगा। कितना हो जाएगा, 10,000। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। दो व्यक्ति एक स्थान से एक ही दिशा में 3 किलोमीटर/आवर तथा 3.5 किलोमीटर/आवर की गति की चाल से रवाना होते हैं। 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से दूर होंगे। ध्यान से सुनिएगा कि दो व्यक्ति हैं, एक स्थान से एक ही दिशा में कम से कम 3 किलोमीटर/आवर तथा 3.5 किलोमीटर/आवर की गति से चल रहे हैं। तो आपको पता है कि 4 घंटे बाद दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी, मतलब कहने का कि एक व्यक्ति है वह भी इधर की तरफ दौड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो भी इधर की ही तरफ दौड़ रहा है। तो जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है, उनकी चालों का अंतर होता है। तो जो सापेक्ष चाल होगी, क्या होगी, सापेक्ष चाल। मैं यहाँ पे ये वाला कह दूंगा कि ये आदमी अगर 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा है और ये 3.5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल का अंतर जो आएगा वो हो जाएगा 3.5 - 3, तो हो जाएगा 0.5 किलोमीटर/आवर। इसका मतलब ठीक है ना। लेकिन क्या कह रहा है, 4 घंटे बाद वो कितने दूर, मतलब एक दूसरे से दूर होंगे। तो हमें ये पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड तो मुझे पता है कि 0.5 और टाइम क्या है 4, 5 × 20। इसका मतलब है कि पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब उन दोनों के बीच में 2 किलोमीटर की दूरी होगी। कहने का मतलब ये हो गया कि जब 1 घंटे में, देखो मेरी बात, जब 1 आवर में जब ये 3 चलेगा ना, एक 3 चलेगा तो दूसरा 3.5 चलेगा। ठीक है, कितना चल गया, आधा किलोमीटर ज़्यादा चल गया है ना। 3.5 किलोमीटर/आवर, 3.5 किलोमीटर/आवर। जब 3 चलता तो आधा किलोमीटर ज़्यादा चल गया, 0.5 किलोमीटर। फिर जब ये 6 चलेगा तो ये कितना चल जाएगा, 7 चल जाएगा। तो ऐसे तो 2 किलोमीटर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर/आवर तथा जल प्रवाह की चाल y किलोमीटर/आवर है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी। जब धारा की दिशा में सेम क्वेश्चन है, तो मतलब आपसे पूछा, सीधे सवाल ही, फार्मूला ही पूछ लिया है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा की दिशा में चाल। एक बात याद रखिए कि मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए क्या है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक। इसमें एक बोट है, ये क्या है, बोट है, ठीक। अब ये बोट क्या होगा कि धारा की भी चाल होगी और बोट की भी चाल होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दो ऑब्जेक्ट हैं। कहने मतलब धारा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि दोनों की चालें क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा बेटा कि दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। क्योंकि आप पानी में जाइए और पानी जिधर बह रहा है, आप कोई चीज़ छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए एक कागज़ की आपने नाव बनाया, पानी में बह रहा है जिधर, छोड़ दीजिए तो आप चला जाएगा। लेकिन आप सपोज ऐसे सुनो, कभी हवा फ्लो हो रही हो, आपने स्कूल जाते समय कभी भी आपने साइकिल चलाया, साइकिल, तो जिस तरफ हवा रहती है आप साइकिल से उधर, तो आपकी स्पीड क्या होती है, बहुत तेज हो जाती है। क्यों, क्योंकि हवा की चाल भी उधर हो जाने के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो जुड़ जाती है। अगर ये इनकी जो शांत जल में नाव की चाल x होती और धारा की चाल क्या होती, y होती, तो जो चाल होगी x +
क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। आप कहेंगे यस सर, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। आगे चलते हैं कि √3 दे रखा है यहाँ पे बेटा, क्यूब रूट है ना, ये यहाँ नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। ये कहाँ रहेगा, ये क्यूब रूट है, ठीक है। अब देखो 00 ये इतना का मान क्या होगा, मतलब 729, 9 9 81 सो ये 729 होता है, 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बाहर लाऊंगा तो मुझे पेयर बनाना होगा, 3 3 का पेयर बनाना होगा, ठीक है ना। तो 9 गुणे 9 गुणे 9 और यहाँ पे 100 100 100, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 9/100 आ जाएगा। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 और ये ऊपर बाहर क्या आएगा 3, तो 0.3 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि 5 का स्क्वायर गुणे 14 प्लस 14 50/5 इज इक्वल टू इतना दे रखा है बराबर, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मान निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि 5 का स्क्वायर गुणे 14 प्लस 14 50, ध्यान देना मेरी बात को, इज इक्वल टू 1998 अपान एक्स, ये है, ठीक है ना। आप यहाँ से इसको कट करेंगे तो इसको भी कट करना पड़ेगा, 5 × 10 5 9 पैंतालीस 290 हो गया है, ठीक है ना। 14 पंचे 70, कितना 70, तो मैं कहूँगा कि 70 प्लस जो 290 है बेटा, है ना, ये है बराबर 1998 अपान एक्स के, ठीक। तो x बराबर जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1998 और ये जोड़ेंगे तो 90 10 100 मतलब 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360, है ना। 9 का मल्टीपल है 9 चौक 36, ठीक। 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 9 दूनी 18, ठीक है ना। 4 से कट करेंगे, 4 पंचे 20 2 22 4 पंचे 20 4 पंचे 20 और बटे 10 एक बचा हुआ है नीचे, तो क्या आ जाएगा 5.55 आ जाएगा। सो ऑप्शन मतलब थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है और कुछ है नहीं, 5.55 आ जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं। यहाँ पे मैंने 4 से कट किया, मतलब ये कह दो 4 दाम 40 कट किया, ऐसा कह दो, ठीक है। तो यही 10 की वजह से मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है। आगे चलते हैं कि एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं द्वारा वर्ष 2016 और 2017 में पुस्तकों का विक्रय शाखा B1 B3 और B5 को एक साथ मिलकर दोनों वर्षों की कुल बिक्री क्या होगी, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक प्रकाशन कंपनी 6 शाखाओं द्वारा वर्ष, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चीज़ और नहीं है कि यहाँ पे 16 और 17, मतलब कि मैं ये कह दूँ यहीं पे ये बनाना पड़ेगा कि ये 2 प्रकार के हैं ऐसे, है ना। हालांकि ऐसे नहीं बनाया इन्होंने, ऐसे बनाया है ना। और एक क्या है प्लेन है। तो 16 और 17 2 वर्ष हैं, ठीक है। 16 और 17 पुस्तकों का विक्रय दिया गया है 1000 की संख्या में, बिक्री 1000 की संख्या में है। और ये क्या है आपके शाखाएं हैं B1 B2 B5, एक साथ मिलकर दोनों वर्षों की कुल बिक्री, मतलब दोनों वर्ष 16 और 17, ये क्या है ये 2016 है और ये क्या है 2017 है। तो कौन कौन सी है B1 B3 और B5, कुछ करना नहीं है, आपको जोड़ लेना है बस। तो ये कितना है ध्यान देना, यहीं पे लिख लो 80, ठीक है ना। दोनों शाखाएं बस 16 और 17 दोनों वर्ष में, तो 80 और कितना है ये 100 और एक क्या हो जाएगा 105, ठीक है ना। B1 B3 में कितना जाएगा 95 और ये कितना है 110 है, ठीक है ना। B5 जो है वो मेरा कितना है 75 है और ये कितना है ये 95 है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि 105 और हाँ 105 इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, 90 200 हो जाएगा और 280, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं जोड़ लेता हूँ तो आपका आंसर लगभग जो जाएगा ना बड़ा नंबर बनेगा, मतलब 250 310 नहीं बनेगा। तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, चेक करके बता देता हूँ। 5 5 10 और 5 15 5 20 के शून्य हासिल 0, मतलब कि यही आएगा, 0 लास्ट में आना है, लास्ट में 0 आना है। यहाँ 5 है नहीं आएगा। देखो 20 हुआ, 20 के 0 लिखा आपने, चलो इधर लिख देता हूँ 20 के 0 हासिल 2। अब देखो इधर 9 7 16 2 18 18 1 19 और 19 1 20 और 28 28 2 30 से 36 के 6 36 के 6 हासिल कितना 3। और आप कहेंगे कि
3 1 4 1 5, तो कितना बन गया बेटा 560 हो गया। मतलब कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ सिंपली आपको जोड़ लेना है बस कि दोनों वर्ष हैं 16 और 17 में जो आपके शाखाएं हैं B1 B5 से इतनी बिक्री है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है कि शाखा B2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का शाखा B4 की दोनों वर्षों कुल बिक्री से अनुपात ज्ञात करें। शाखा B2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, शाखा B4 की दोनों वर्षों कुल बिक्री से अनुपात ज्ञात करें। शाखा B2 ये है और B4 क्या है, ये है। दोनों वर्षों की कुल बिक्री से अनुपात ज्ञात करो। तो भाई B2 में दोनों वर्ष कितना बिका है जरा देख के बताओ। तो आप कहेंगे सर 75 ये है और 65 ये है ना। तो 7 7 14 कितना हो गया 140। और कौन सा B4 दोनों वर्ष में, B4 में है ये बेटा कितना दिया है 85 है। देखो इधर ये लाइन की 85 है और ये वाली कितना है 95 है, तो 180 हो जाएगा। आपसे अनुपात पूछा है, ये कट जाएगा 2 से 14 2 9 18 है। इसका मतलब आ जाएगा 7:9। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, डी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारे साथ लगातार आप बने रहें। आप हर क्लास में कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, आपका लॉस नहीं होना है। आप ये सोच रहे होंगे कि सवाल आसान है, बेटा आसान इसलिए कि पुलिस में पेपर भी आपके आसान आने हैं। तो ये हर एग्ज़ाम में ये जानना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। ठीक है, अगर इस बातों को आप नहीं जान पाते हैं तो आप पढ़ने के लिए पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी आपकी। ठीक है ना, पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए आप जैसे सवाल हैं ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच।